अच्छा जी, वंस अगेन मुझे बताना होगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग ही ऑफ थी और ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। वंस अगेन मुझे बताने दें कि फिच क्रेडिट रेटिंग एक लिस्ट है। एक जिस तरह पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लिस्ट बनाई जाती है, इसी तरह फिच क्रेडिट रेटिंग भी डिफरेंट कंट्रीज को ऑब्जर्व करके लिस्ट बनाते हैं कि इन्होंने आईएमएफ से या कहीं और डिफरेंट कंट्रीज से कोई उधार लिया है। वो उधार उन्होंने कितने अरसे में दिया है, उसका इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया, कितना उन्होंने एक्सपेंड किया है अपने कर्जे को, और बार बार कितना कर्जा लिया है 50 सालों में 20 सालों में। ये पूरी एक रेटिंग बना के देता है। अब जिसकी तो रेटिंग में वो पॉजिटिव अगर आते हैं कि भाई इनकी रेटिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब अच्छी है, उसको कोई भी मुल्क कर्जा देने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगर किसी कंट्री की जो ये रेटिंग पिच रेटिंग नेगेटिव में है, इस तरह पाकिस्तान की 2023 में डाउनग्रेड थी बहुत ज्यादा रेटिंग, क्योंकि हम देखिए इंटरेस्ट ही सारे इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। आई थिंक 11,000 अरब रुपए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में गए हैं इस बार प्लस में। राउंड फिगर बताइए मैंने। तो इस सूरत में हम जहां भी जाते हैं हमें कोई कर्जा ही नहीं देता, क्योंकि हमारी नेगेटिव पिच रेटिंग है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, न्यू डील पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफडी रोजवेल्ट। एफडी रोजवेल्ट ये जो साहब थे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने न्यू डील पॉलिसी दी थी बेसिकली। ये वो वक्त था जब अमेरिका 1930s के ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली 1929-30 में आया। वो एक माशी बहरान था। कुछ अमेरिका की पॉलिसीज ऐसी थी, कुछ जंगों में उसने शमूलियत अख्तियार की हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी इकोनॉमिक लॉस हो गया था। और जब फिर ये प्रेसिडेंट आते हैं एफ डी रोजवेल्ट आके कुछ ऐसी माशी पॉलिसीज देते हैं। बेसिकली इनकी जो पॉलिसीज थी ना, उसको कहते हैं 3 आर। लिख लें, 3 आर। न्यू डील, ये जो एफ डी रोजवेल्ट ने 3 आर पॉलिसी दी थी, रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म। लिख रहे हो? रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दो आम लोगों को, गरीब लोगों को। रिकवर नहीं है, सॉरी, रिकवरी है, इसको आप रिकवरी करना। रिकवरी यानी कि जो अमीर लोग हैं उनसे पैसे लो, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से उन पर पैसे लगाओ, चार्ज लगाओ उन पर, उनसे रिकवरी लो। रिफॉर्म का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म करें, फाइनेंशियल सिस्टम्स में रिफॉर्म लेकर आए। तो 3 आर थे। उसके बाद जो है ना, ये फर्स्ट जो न्यू डील थी 1933, 1933, 1934 और 38 तक ये रही है फिर। नेक्स्ट देखते हैं, वॉन थूमैन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रेजेंटेड इन 1826। अब इसमें ये सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो वॉन थूमैन मॉडल था एग्रीकल्चर का, ये था क्या। फिर उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे। वॉन थूमैन मॉडल एक इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल मॉडल था। ध्यान से बात समझिए। सिटी का है, ये सिटी है रेड कलर का बिल्कुल इनसाइड, ये सिटी है। ये इसका हिना का घर है, गाँव है। हिना यहाँ पर आलू काश्त करती है, ठीक है, हिना और उसकी फैमिली। अब यहाँ पे ट्रक में अपलोड करके या बैलगाड़ी में अपलोड करके इतनी दूर सिटी में ले जाते हैं। हाँ भाई, कितने ज्यादा चार्जेस पड़ गए। आलू तो ले जाओगे, ठीक है, अगर भिंडी की काश्त करनी पड़ जाए 3 दिन बैलगाड़ी पे सख्त गर्मी में जाओगे, तो भिंडी की क्या हालत होगी। हिना है यहाँ पे? यस सर। तो हिना आपको कोई इशू तो नहीं अगर आप मैं कह दूं कि आलू काश्त कर रहे हैं आप लोग? नो नो, आई हैव नो इशू। भी ठीक है, मैंने कहा कुछ और काश्त करवाना है तब। नो नो। तो वो कहता है, ह्यूमन कहता है, भाई आप जो इतनी दूर सिटी से रहते हो, आप सिटी के इर्द गिर्द क्यों नहीं रहते। जमीन बेचो, सिटी के आसपास रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो।
तो इसने डिफरेंट मॉडल दिया, उसने फिर सर्कल बना दिए कुछ। उन सर्कल्स को आप ये देखो, बिल्कुल सेंटर में सिटी है और इर्द गिर्द हॉर्टिकल्चर एंड डेयरिंग है, यानी कि आप ऐसे जो फॉर्मिंग्स हैं वो डेयरिंग की, यानी कि एनिमल्स रखो और बागात बनाओ इर्द गिर्द, बिल्कुल जो आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है सर्कल। फिर ग्रीन कलर में वो कहता है उसके आसपास जंगल होना चाहिए। देन क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए, रोटेशन क्रॉप जिसका कॉटन की फसल है, राइस की फसल है, वगैरह वगैरह। और आसपास फिर जो बाद में जो ग्रेजिंग वगैरह हैं आपने रखे हुए। ये छोटा सा मॉडल था, ह्यूमन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसने ये दिया था, ये फॉर्मिंग का मॉडल है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाता है। द फ्लैश इज अ पॉपुलर हीरो ऑफ यंगस्टर। फ्लैश, द फ्लैश जो है ना, ये एक सीजन था। ठीक है, 2014 में एक सीजन आया था, अमेरिकन सीजन। ठीक है, इसके काफी सारे एपिसोड्स हैं, 184 है, 7 9 सीजन है इसके। तो ये द फ्लैश उसका नाम भी है और इसका हीरो का नाम भी यही है। ठीक है, इसको होता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में इसके अंदर जादुई ताकतें आनी शुरू हो जाती हैं हीरो के अंदर। ठीक है, सुपर हीरो बन जाता है, फास्ट होता है, और बस इस वजह से इस हीरो का जो नाम है ना, एक्चुअल नाम, वो लिख ले, पूछ सकता है। टेरी एलन, टेरी एलन इसका नाम है। जो द फ्लैश का हीरो है ना, ठीक है, बाद में वो फिर वो कहता है कि जनाब क्यों ना मैं एक और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन जाऊं, फ्लाइट क्राइम बन जाता हूं, मतलब ये वो बहुत ज्यादा स्पीड तेज होती है इसकी ऐसे। हाँ भाई, ये तो नहीं हो ना। तो चंद एक क्वेश्चन हमारे रह गए, हम इसको कंप्लीट करेंगे, देन बस क्लोज हो जाएगा। मजे की तो चीजें अभी शुरू हुई हैं, पीछे तो सारी सोशियोलॉजी थी। फिजियोलॉजी ने सर मीटर खराब कर दिया पहले ही। सॉरी, सोशियोलॉजी मैं कह रहा हूँ, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस वगैरह। नेक्स्ट थिंग, व्हेन वाज द जिपर इन्वेंट? जिपर कब इन्वेंट हुआ? ये जो जिप होती है 1893 में। इसको इन्वेंट करने वाला कौन है जी? व्हाइट कॉम जॉर्सन। तो 1893 में ये इन्वेंट हुआ है और व्हाइट कॉम जॉर्सन ने इसको इन्वेंट किया है। आप इसको बड़ा आसानी से जो है ना कनेक्ट कर सकते हो। अब इन्वेंटर का नाम तो नहीं पूछा। अगर देखें इस जिप को खोल दिया जाए, सिर्फ इसका वन पीस हो, तो ये कॉम की तरह दिखता है कि नहीं दिखता? कॉम मतलब कंघी, और व्हाइट कॉम जो है ना, वो व्हाइट मतलब सफेद कंघी, तो कॉम की तरह दिखता है। अब जब इस तरह का आप एमसीक्यूज पढ़ो तो आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो कि 1893 के और कौन से एमसीक्यूज हैं, बड़े फेमस एमसीक्यूज हैं जी। आप में से कोई सीनियर स्टूडेंट बताए 1893 का कोई एमसीक्यूज है जहन में? गुलजमान आप ही बताओगे। जी, आप में से कोई स्टूडेंट, अहमद, आपको भी नहीं पता? समिया, आप भी पास पेपर्स के टेस्ट दे रही हो, आपको भी नहीं पता? गुलजमान, सर ड्यूरेट लाइन। एग्जैक्टली, गुड, शाबाश। और बताइए। कायदे आजम की जो शादी हुई थी ना, वो भी 1893 में हुई थी। मतलब दो हैं ये, मुझे शायद बोल रहा है कि इनकी शादी 1893 में हुई थी, और इनकी जो सिस्टर भी पैदा हुई थी, मैं तो मोहम्मद, ये जो फातिमा जीना थी, ये 1893 में पैदा हुई थी। पता नहीं एक ही साल है कि आगे पीछे है, ये थोड़ा सा मुझे भूल रहा है। इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे जो रेलिवेंट है ईयर्स। फ्रैंकोइस बैरियर वाला फिजिशियन बिलोंग्स टू विच कंट्री? अब देखें, हम इनकी अभी चंद एक एमसीक्यूज आ गए, इनकी डिटेल नहीं देखेंगे, जस्ट हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं।
फ्रैंकोइस बैरियर वाज अ फिजिशियन, और कहाँ से था? फ्रांस से था। ये फिजिशियन था, इसने काफी ये बेसिकली इसने मेडिकल में काम किया और हाइजेनिक कंडीशंस जो थी उस वक्त उनको उन पे इसने काम किया था, था ये फिजिशियन। और फ्रैंकोइस बैरियर फ्रांस का था, ये याद रखना है हमने, बड़ा ही आसान है, फ्रैंकोइस से फ्रांस बनता है, इसको ऐसे याद करना है। विच मूवी सीन वाज शॉट इन स्पेस फर्स्ट टाइम? 2024 में ये मूवी रिलीज होती है, द चैलेंज, और इस मूवी का सीन था जो कि स्पेस में शॉट किया गया पहली बार। ये याद करें, आसान है, याद हो जाएगा, क्योंकि चैलेंज है ना, इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि स्पेस में आप शॉट करो। सिक्योरिटाइजेशन टर्म यूज्ड इन कोपेनहेगन, ये क्या टर्म है? आज किसी ने पढ़ा है? क्या टर्म? जी समझिए, जब आप पास पेपर्स करते हो तो इनकी डिटेल नहीं कर रहे होते। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक सिंपल अगर इसको बात करें तो ये जो एरिया है, सिक्योरिटाइजेशन अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सिक्योरिटी से कंसर्न रहते हैं। कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली ये, और ये सिक्योरिटी से कंसर्न रहते हैं कि किसी अगर दुनिया में कहीं माइग्रेशन हो रही है तो ये कंसर्न हो जाते हैं भी माइग्रेशन हो रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स हैं, क्या अगर कहीं पर कोई टेक्नोलॉजी आती है, सोलर प्लेट्स लग रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये कहते हैं, ये कंसर्न हो जाते हैं कि भाई ये सोलर प्लेट्स लग रही है तो वार्म अप हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो इनका ये काम है बेसिकली, सिक्योरिटी कंसर्न इनके रहते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ जी, डेनमार्क का कैपिटल है कुछ, शाबाश। हु फेमसली सेड गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड? एक मुझे प्लेस दे दो, ठीक है, जहां पर मैं खड़ा हो सकूं, वहां पर मैं खड़े होकर पूरी जमीन को उठा सकता हूँ। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड आई विल मूव द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को घुमा सकता हूँ, आर्किमिडीज ने कहा था ये। और ये काफी पुराना बंदा है, या ईसा के हिसाब से भी पुराना बंदा है, ग्रीक। आर्किमिडीज ग्रीक पर्सन है, ठीक है, ग्रेट मैथमेटिशियन था बेसिकली, फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन। तो ये कहता है, ये कानून है बेसिकली, ये पुली का, ठीक है, फिक्स पॉइंट, इसको फलक्रम कहते हैं, सॉरी पुली नहीं है, ये फलक्रम पॉइंट कहलाता है। वो कहता है कि एक फलक्रम पॉइंट मिल जाए और एक खास डिस्टेंस पे स्टिक मिल जाए तो कुछ भी उठाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ द लीवर तो कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल मशीन है, ये आर्किमिडीज ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं जी, डॉक्टर सन येट सेन जो प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के? चाइना के। ये वो थे जिसने चाइना की तकदीर बदली थी, डॉक्टर सन येट सेन, ठीक है, 1866 से 1925। उस जमाने में चिंग यूनिवर्सिटी थी, चिंग डायनेस्टी थी, QING, चिंग इसको पढ़ते हैं। चिंग डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी, किंगडम था एक एस्टेब्लिश, उसको फिर इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। ये जो डॉक्टर सन येट सेन है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहते हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न चाइना है बेसिकली। ठीक है जी। और इन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए अपनी, इन्होंने पार्टी भी बनाई थी, नेशनलिस्ट पार्टी उसको कहते हैं, और इस तरह डिफरेंट प्रिंसिपल दिए थे बस बनाई था। इससे पहले कि आप कहेंगे सर बस करें, हु इन्वेंटेड द स्यूइंग मशीन? एलियस हॉवे। अब हम चंद एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसकी डिटेल ज्यादा नहीं देखेंगे, जस्ट ये देखेंगे कि हमने उसको याद कैसे कर सकते। हु इन्वेंटेड द स्यूइंग मशीन? एलियस हॉवे। मुझे इसमें तो बड़ा सिमिलर वर्ड नजर आ रहा है, इलियास। और यहाँ पे स्यूइंग मशीन है, तो ये स्यू है, और ये क्या है? हुई। हुई भी स्यू की साउंड को अनाउंस करता है। नंबर वन तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, बल्कि इसी तरह से करेंगे। और आप में से कोई और है जो इसका बेटर कनेक्शन बना सकता है भाई? हुई और स्यू ये आपस में
साउंड थोड़ी सिमिलैरिटी है, इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर लें बस। नेक्स्ट है जी, हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसका कनेक्शन देखना आपने, बाद में हम इसको डिटेल देखेंगे कि क्या है ये, मतलब क्या था इसका। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसको ब्रेक डाउन करें, ध्यान से समझो। मैंने यहाँ से चाइल्ड उठा लिया, फादर उठा लिया, मैन उठा लिया, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब चाइल्ड, फादर और मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ। एक बच्चा है, उसका फादर है। क्या बच्चे के लिए, ठीक है, यानी कि आप यूं समझे कि वर्ड्स ऑफ द फादर, वर्थ, यहां से लिखेंगे वर्थ, सर ये वर्थ है और ये वर्ड्स हैं, इनको भी ब्रेक डाउन करते हैं। इसके वर्ड्स उठा लें, यहाँ से वर्ड। अब मैं इसकी एक सिंपल सी लाइन बताता हूँ कि वर्ड्स ऑफ द फादर, वर्थ फॉर द चाइल्ड। लिखें शाबाश, वर्ड्स ऑफ द फादर इज वर्थ फॉर द चाइल्ड। अब आपके ये तीनों वर्ड इसमें यूज हो जाएंगे, चाइल्ड भी आ जाएगा, फादर भी आ जाएगा, वो विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ भी आ जाएगा। आप इसको इस तरह से लाइन बनाएं, आपको ये भूलेगा ही नहीं कभी। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये बेसिकली 1802 में एक पोएम आई थी इनकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, द रेनबो। और उसका एक और नाम भी है, बस ये याद रख लेंगे, पूछेगा तो यही पूछेगा। रेनबो पोइम है 1802 में इन्होंने, तो उसकी ये लाइन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसका मतलब ये है कि भाई मैन का मतलब है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। या मैन के मतलब ये है कि चाइल्ड जो है ना बिल्कुल क्लियर होता है, माइंड उसका क्लियर होता है, जो कुछ सोसाइटी उसको सिखाती है, नेचर शेप करती है बेसिकली, किसी भी एडल्ट को नेचर शेप करती है, इसका मकसद यही है। नेक्स्ट, अच्छा मैंने लिखा हुआ भी है, वर्ड्स ऑफ द फादर, वर्ड फॉर द चाइल्ड। हाँ भाई, यहाँ तक कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं हुए हो? फिर हम ये चंद एक बुक्स हैं, इनको देखते हैं कि मैंने इनको किस तरह से कनेक्शन बना के हमेशा के लिए याद किया है। ज्यादा नहीं देखेंगे, बस दो तीन देखेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। देखें जी, ध्यान से समझिए। अ प्रॉमिस्ड लैंड इज रिटन बाय बाराक ओबामा। इसको तोड़ो, ओबामा में देखें, अब्बा और अम्मा ओबामा में है कि नहीं है? अब्बा और अम्मा, क्या अब्बा और अम्मा से बड़ा और पक्का वादा किसी का हो सकता है? प्रॉमिस हो सकता है किसी का? हाँ भाई, अब्बा और अम्मा से ज्यादा पक्का वादा हो सकता है किसी का? नहीं हो सकता। तो बस अब्बा और अम्मा को प्रॉमिस से याद रखिए। ऑप्शन आते ही आप फौरन क्लिक करोगे कि बाराक ओबामा है। कहीं ऑप्शन में बाराक ओबामा नहीं दिया होगा दो बार। नेक्स्ट देखिए, इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी, अनवर सादात। चलो आप लोग ट्राई करो इसका, आप लोग कनेक्शन बनाओ। गुड शाबाश, कोई हिम्मत करे। इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी, अनवर सादात ने लिखी। इसको ऐसे किस तरह से याद रखेंगे ये कभी भूले ना। चलिए ट्राई करें, शाबाश। एनीवन एल्स? क्या आप में से कोई ऐसा नहीं है जो बोल के बता सकता हो? आफ्टर वॉर आइडेंटिटी, ठीक है, गुड। हुआ ने कहा है कि सादात की पहचान है कभी दुनिया से खत्म नहीं हो सकती। इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी तो इसमें कहीं आया ही नहीं। और कोई बताए? चले, इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी याद रखें, जो इंसान अपनी तलाश करता है, अपनी शनाख्त करता है, क्या उसको नूर नहीं मिलता? अनवार का क्या मतलब है? नूर वाला है ना। अनवार मतलब क्या है? नूर वाला। तो जो इंसान अपनी पहचान कर लेता है उसको नूर मिलता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान की,
उनको कोहितूर पे नूर वाला मिला। वो कौन लोग हैं जिनको वो नूर वाला मिलता है? वो बेसिकली सादात हैं। सादात हैं जो कि मतलब इस काम में जिन जिनको जो असल वैल्यूएबल है। हाँ भाई, कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता? यस या नो? हाँ जी बिल्कुल कंफर्म है। गुड। नेक्स्ट देखते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। मुझे और तो कुछ आया नहीं, मैंने कहा भाई रिच, रिच नहीं बल्कि ग्रो। इंसान ग्रो करता है। कितना ग्रो कर जाएगा? एक अपने मकान की पहली मंजिल तक ग्रो करेगा, दरख्त की ऊंचाई तक ग्रो करेगा, या हिल तक कर लेगा? पहाड़ की चोटी तक ग्रो कर लेगा ना, इससे ज्यादा और क्या ग्रो करेगा? वैसे तो मैंने इसका नेपोलियन का भी कनेक्शन बनाया था, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसका जॉब करना। तो मैंने सिर्फ ग्रो को और हिल को आपस में जोड़ दिया कि जहां मतलब जो बुक है ग्रो रिच, उसमें हिल ने लिखी है, बस ये याद रखना। ऑप्शन में कहीं हिल नहीं आएगा दूसरा। आ भी गया तो चूंकि आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, इसलिए नेपोलियन भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवे। सेवन हैबिट्स आज चले जी, बनाए शाबाश। आप में से कोई? हाँ भाई, अगर मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी तो करोगे ना? सिर्फ ये दो क्वेश्चन ही रह गए हमारे पास। यस। बनाए भी, ट्राई करें। सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन और कोवे। इसका बहुत दिलचस्प प्रेडिक्शन है। चलें, मैं खुद ही इसका कनेक्शन बना के फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मैंने इसका क्या बनाया है, यहाँ से देखें। स्टीफन है, वेरी गुड, गुड शाबाश। सुपर ने अच्छा बनाया कनेक्शन। देखें, स्टीफन है, स्टीफ हैन। बेसिकली ये हैन है, हैन। हैन मतलब मुर्गी। हैन और कोवे, कोवे मतलब कुआं। कुआं नहीं होता, वेल कुआं जो पहले जमाने में होते थे। और यहाँ पे हैन है, स्टीफ हैन है। हैन, हैन मतलब मुर्गी। मेरे पास सेवन हैन है, सेवन मुर्गी हैं। और उनकी हैबिट ये है कि उनको जब भी हम दड़बे से निकालते हैं वो कुएं में जाके गिरती हैं। उनको जब भी दड़बे से निकालते हैं वो कुएं में जाके गिरती हैं। बन सकता है ना भाई किसी हद तक। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिलचस्प कनेक्शन बनाएं, आप उनको जोड़ें, कनेक्शन बनाएं, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें तैयार हो जाएंगी। भारत फेमस करेक्टर शेरलॉक होम्स, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कॉनन डायल ने ये करेक्टर बनाया था। हम तो इसके नहीं। डेजर्ट फॉक्स इज, हु इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स? जनरल इरविन रोमेल। ये जनरल, ये जो डेजर्ट फॉक्स है, जनरल इरविन रोमेल कहलाता है। इसको बस हम मीटिंग को कंक्लूड करते हैं जी। पर आप प्रिपरेशन रहें कि हाँ भाई अब आप अपने कोई क्वेश्चन हैं तो आप कर सकते हैं। सर जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो हमारा एक क्वेश्चन था कि द प्राइमरी रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर इज इम्पोर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आंसर में था। निकालूं वो स्लाइड निकालूं? चलें उसको देख लेते हैं, जो आप कह रही हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा, आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अगर आपने कांटेक्ट करना हो, अगर हम अकेडमी से, तो मिस आयशा से कांटेक्ट कर सकते हैं, और या मेरा नंबर है ये वाला, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और सेशन की डिटेल के बारे में।
हाँ जी, अब बताएंगी ना आप क्या पूछ रही थी। सर क्वेश्चन था कि प्राइमरी रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर इज इम्पोर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आंसर में आ रहा था कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट। हाँ तो हाँ। अलेक्जेंडर वेंडिट का नेम लिया गया था और एक मार्क्सिम मार्क्सिम का नेम आप ले रहे थे। तो ये थ्योरी जो थी वो अलेक्जेंडर वेंडिट की थी। इन दोनों में कंफ्यूजन थी, वो किसने दी थी? नहीं, वो तो मॉर्गन, जो हैंस मॉर्गन थो जो था उसने तो रियलिज्म की थ्योरी दी थी ना। नहीं नहीं सर, ये नॉन स्टेट एक्टर था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में था जो सोशल थ्योरी के बारे में डिस्कशन थी, कॉन्स्ट्रक्टिव्स था और स्ट्रक्चरलिस्ट था। हम्म, आप बता रहे थे कि अलेक्जेंडर वेंडिट की जो थ्योरी थी हम्म। और मार्क्सिम का भी नेम लिया गया था। उसमें मुझे जो समझ नहीं आई थी, आफ्टर दैट हमने कोटेशन को डिस्कस किया था। वो जो कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे, देखो उससे मार्क्सिज्म। पहले जो था, अब उससे हम्म। अच्छा, मैं आपको वैसे बताता हूँ, जो अब मैंने आपको बोला था ना उस वक्त, वो ये था कि जो रियलिज्म थ्योरी की आप एक एक करके देखें। सबसे पहले रियलिज्म थ्योरी को देखा। रियलिज्म थ्योरी हैंस मॉर्गन ने दी, ठीक है, वो जो पहला पहला हमारे पास है। उसके बाद फिर मैंने आपको आइडियलिज्म लिबरलिज्म का बताया था। नो नो, ये नहीं बताया था। कॉन्स्ट्रक्टिव्स पे अच्छा हम चलें, डायरेक्ट उसको आ गए चलें। थे और फिर स्ट्रक्चरलिस्ट पे आ गए थे। अच्छा, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, उसका अलेक्जेंडर वेंडिट मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैंने मार्क्सिज्म का बताया, कार्ल मार्क्स ने दिया। देन आ नहीं जाइए। सर, हाँ जी, कंस्ट्रक्टिविस्ट किसका है ये? आपको बताया था कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो अलेक्जेंडर वेंडिट। ओके हो गया, लेकिन मुझे ये लगा था कि आपने स्ट्रक्चरलिस्ट का ये बताया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बस ये था कंस्ट्रक्टिव। कंफ्यूजन। आप अभी ये जो ठीक मैंने है ठीक है। वहाँ, अच्छा, ये टर्म भी हम्म लिख लें, लिबरलिज्म रह गई थी, वो ये लिख लें। मुझे अचानक से जो है ना मैंने बोला है तो मुझे याद भी आ गया। तो वहीं पर आप जाके लिबरलिज्म को भी लिख हम्म। लें। लिबरलिज्म जो है ये वुडरो विल्सन का कॉन्सेप्ट था, या इसमें तो लिखता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। पेपर बड़ा मुश्किल आ रहा है, पीपीएससी का कुछ भी हो सकता है। इमैनुअल कांट एंड वुडरो विल्सन, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। वो ये कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो कॉपरेशन है वो उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब उनके इंस्टीट्यूशंस मैच करते हो, उनके दरमियान में ट्रेड होती हो, उनकी डेमोक्रेसी, उन सब में डेमोक्रेसी हो। देन जो कॉपरेशन है स्टेट का उसी वक्त मुमकिन हो सकती है, ठीक है। जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी पूरी दुनिया के लिए, यूनाइटेड नेशंस बनी पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये उस लिबरलिज्म या आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वुड्रो विल्सन ने और इमैनुअल कांट ने जो किया था। ये बात समझ